स्वामी जी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि जिस चीज को हम शिद्दत से चाहें वो हमें मिलती है? आता है कि नहीं, ये तो कंट्रास्ट है। अच्छा, थोड़ी देर धूप में रखो फिर छाया में मजे लेने हैं। तो ये गुरु शिष्य को चुनता है या शिष्य गुरु को चुनता है? क्या ये आप लोगों का आध्यात्मिक रूप से कैसे मानते हो आप इस चीज को? वो उसको ऊपर देखेगा तभी वो कर पाएगा। जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं कर सकता वो खुदा की तरफ भी नहीं जा सकता। दोस्तों, अक्सर आपने मुझे पॉलिटिक्स की बातें करते हुए देखा होगा, लेकिन आज मैं रोहतक में एक ऐसी जगह पे हूँ जिसमें मैं एक बार पहले आया था, तब से मेरा मन यहीं पे है। और मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, दिखने में आपको जवान लग रहे होंगे ये, लेकिन आप जब इनकी उम्र जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और ये स्वामी कृष्णदेव भारती जी हैं, जिन्होंने अपना जो पूरा जीवन है वो ओशो की भक्ति में गुजारा है, ओशो को जानने में गुजारा है। और इनके चेहरे का जो तेज है और इनके पास जो खुशियों की चाबी है, उससे हम क्या सीख सकते हैं, इसलिए मैं आज इनके पास आया हूँ। सबसे पहले तो स्वामी जी, आपको इतना अच्छा स्वास्थ्य और इतना मुस्कुराते हुए चेहरे के लिए बहुत बधाई हो। मैं पहले तो आपको भी ये कहूँगा भाई नमस्कार और मुस्कुराओ ताकि हम मुस्कुराते हुए बात करें। अच्छा स्वामी जी, ये आपकी जो भौतिक उम्र है ये कितनी होगी है? मैं हो गया जी 82 प्लस। 82 प्लस के। और मैंने सुना है कि आपके एक दोस्त की अभी मृत्यु हुई थी, तो आप उसको नाच गा के विदा करके आए हैं। हाँ, हमारे एक बड़े खास मित्र थे, मेरी ये उम्र के थे तकरीबन। अच्छा। बड़े थे बल्कि थोड़ा सा। तो उनको बड़ा नाच के गाने से, ये तो ओशो विजन है। अच्छा। जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं बच्चा होने में, हाँ, हम मृत्यु पर भी ऐसा ही सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि हम मर नहीं रहे हैं। आपको कोई दुख नहीं हुआ उनकी मौत? नहीं, दुख तो तब होता है जब आदमी अपने को नहीं जानता है। अच्छा। ये तो दुख तब होता है जब, क्योंकि हमने जाना ही है एक दिन सभी ने यहाँ से। हाँ। और वो क्या जाना है उसका हमें पता नहीं है जी। तो हमारा ये शरीर जाएगा, लेकिन हमारा जो इनर कॉन्शियसनेस है, जो हमारा बोध है, वो हमेशा रहेगा। और उसको बगैर जाने जाएंगे तो हम अपने को सोचेंगे कि जा रहे हैं हम। अच्छा। अगर आप अपने को जान लेते हैं तो फिर उसमें आप फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, निकलने में भी और वापस आने हाँ, में भी है। ठीक है। अच्छा स्वामी जी, आप जैसे 82 साल की उम्र है, 82 साल में आमतौर पे लोग है ना चिंताओं में और बहुत सारे कोई बाईपास सर्जरी हो रही है, किसी की कोई बीपी की गोली ले रहा है, किसी को बच्चों की टेंशन है, किसी को फलाना दिगड़ा। आपको कोई इस तरह का कोई नहीं है? देखो, किसी समय में तो हमें भी टेंशन होती रही है। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे हमने देखा है, विकास किया है अपना, तो उसमें फिर हम देख पाए हैं अब ये जो जिसको हम कह रहे हैं हमें जाना है, ये जाने वाला नहीं है। हमारी बॉडी जो है, अच्छा, ये जाएगी, लेकिन हमारा चैतन्य जो है, हमारा जो अंतरतम है, वो रहेगा। अच्छा, मतलब वो यही रहे प्रेजेंस में। हाँ, लेकिन ये सिर्फ कहानियां हैं। अच्छा। जब तक हम उसको नहीं जान लेते तब तक हम मरेंगे। अच्छा। लेकिन जैसे ही उसका एहसास होगा भाई ये जो हमारे पास एक ऐसा भी है जो नहीं मरेगा, हमारा शरीर जो है, और इसकी भी हमारी लेयर हैं। ये सब ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से है हमारा सिस्टम जो है। बॉडी है, बॉडी एनर्जी है, माइंड है, व्हाट इज बियॉन्ड माइंड, क्या है हमारे मन से भी ऊपर, हमारा होश, बोध, चेतनता। ये चेतनता जो है ये रहेगी। जैसे आपको पता है आप कौन है? नहीं पता है। मतलब मैंने तो जब होश संभाला तो ये जाना मैं धर्मेंद्र हूँ। धर्मेंद्र, ये तो आपको नाम दिया हुआ है समाज ने, सोसाइटी ने। लेकिन आप एक
प्रकृतिगत चीज़ हैं, और इसमें आपका अंतरतम जो है, आपका होश जो है, आपका बोध जो है, वो आप अलग से हैं। अच्छा। आपका कोई भी नाम रख दे, धर्मेंद्र नहीं रख देते और कोई राम कुमार रख देते, उससे जाने जाते, और उस नाम से हम अटैच हो जाते हैं। अच्छा। पूरे हिप्नोसिस स्टेज में आ जाते हैं, उस नाम पर मर मिटते हैं फिर। अच्छा। ये देख लो, ऐसा है ये आयोजन। अच्छा स्वामी जी, आपका जो आप खुद को जानने का जो प्रक्रिया है, आप जिसको कहते हैं खुद को जानो, ये कैसे शुरू हुई कि आप ओशो तक जा पहुंचे? थोड़ा सा उस चीज को बताएं एक बार कि क्या ललक आपको लगी और कौन से साल की बात है? देखो जी, मैं तो इसको ऐसा देखता हूँ, मुझे शुरू से ही मैं ऐसा अच्छा हूँ, बचपन से ही मैं गांव का रहने वाला हूँ, गांव में रहता था। अच्छा। और मुझे साधु संतों में, इधर उधर की बातों में कुछ आनंद सा आता था, इंटरेस्ट सा होने लगा। और मैंने फिर देखा ये सिस्टम क्या है, जिज्ञासा बढ़ी मेरी। हालांकि मैं अपनी लाइफ में भी पूरे उससे, आप तो ऑफिसर रहे हैं ना? हाँ, मैं सिविल इंजीनियर रिटायर हूँ, एसडीओ की पोस्ट से रिटायर हो गया मैं। वॉलंटरी 6 साल पहले ही रिटायरमेंट ली थी मैंने। अच्छा। क्योंकि मैं इधर, मेरा रुझान ज्यादा बढ़ गया था। अच्छा, आपकी जो ओशो के साथ मुलाकात है वो कब हुई और कैसे? 76 में मैं यहाँ से, 76 में? 76 में। तब आप नौकरी में थे? मैं नौकरी में था। तो आपने कैसे सुना उनके बारे में? मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। अच्छा। मैं कहीं अपने टूर पे जा रहा था, अपने सरकारी पर, मैंने एक बस स्टैंड से ही किताब मिल गई, छोटी सी, मैं पढ़ता बहुत था। अच्छा। तो मैंने पानीपत बस स्टैंड से किताब छोटी सी खरीद ली ताकि बस में बैठ के चलूं। टूरिंग लाइफ होती थी काफी। पढ़ते रहे आप उसका? मैं पढ़ा, पहली किताब पढ़ी मैंने, आके घर फिर ये वो पूरी पढ़ के डाली। और वो पढ़ते ही मैं क्या, भाई ये कौन है आदमी, ये तो बड़ा मजा आया। मजा क्या, बस वो ऐसा हो गया, ये कौन है। तो इसको देखें, ढूंढें। और 15 दिन में मैंने ढूंढ के इनके पास मैं पूना पहुंच गया। पूना पहुंच गया? अच्छा। देखो, ये 76 की बात है। फिर वहां जाते ही मुलाकात होगी आपकी? हाँ, मैं फिर ओशो के पास। तब तो कम ही भक्त रहे होंगे इनके? हाँ जी, तब तो चुनिंदा ही भक्त थे उनके। हरियाणा में तो कोई पता ही नहीं था किसी को। अच्छा। इक्का दुक्का कोई था, हिडन कोई छुपा हुआ था। अच्छा। बड़ी बदनामी थी इनकी। अच्छा। ओशो के नाम पे लोगों, ओशो के नाम से ऐसे हिचकते थे। तो पूना जाके मैं इनसे मुलाकात हुई, और मुलाकात भी ऐसी हुई कि ये मुझे आश्रम में घुसने ना दें लोग। फिर अभी आज तो मुलाकात नहीं होगी। अच्छा। मैं क्या, भाई आज ही मुलाकात करेंगे, भाई हम तो इतनी दूर से आए हैं। और फिर हमने भी जोर लगा दिया मिलने के लिए। मैं क्या, भाई आज ही मिलेंगे हम तो। मैं क्या, आप कह दो उनसे हरियाणा से वो माँ से लक्ष्मी थी सेक्रेटरी उनकी, वो ना करे। और मैं अकड़ गया उस वक्त। तो हम 76 में, देखो कितनी उम्र से, 35 साल के याद। और फिर हरियाणा की देखा, मैं तो मिल के जाऊँगा। वो कहने लगे, भाई आज नहीं, बड़े जतन से मिलते हैं ओशो से, ये आश्रम है, यहाँ कई दिन लग जाते हैं। मैं कहा, आप कह दो उनसे कोई आए हैं मिलने के लिए। तो वो कहने लगे, नहीं भाई। मैं कहा, आप कहो रोहतक से कोई आए हैं और वो मिल के जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा, मेरे को खबर भेज दो उनके पास। अच्छा। और उन्होंने खबर भेज दी, और मेरे को ओशो ने मिलने की हाँ भर दी शाम को ही। अच्छा। तो मैं शाम को ही फिर, माँ लक्ष्मी थी सेक्रेटरी उनकी, वो कहने लगी, ठीक है आप शाम को आना नहा धो के, क्योंकि वहाँ बड़ा साफ सफाई से, वो कपड़े उपड़े बिल्कुल साफ सुथरे पहन के हम दूल्हे की दुल्हन की तरह वहाँ गए। उस माँ भी साथ थी आपके? नहीं, मैं अकेला था। ये अगले नेक्स्ट ईयर ये गए। अच्छा। तो फिर आप वहाँ बैठ के जाके? फिर मैं ओशो से मिला हुआ। कोई बैठे थे ऐसे 10-15 आदमी का गुट मिलता था शाम को। अच्छा। तो मैं भी फिर उनसे मिला, एक एक को बुला के पूछ रहे थे वो कुछ। कहाँ से आए हो? कहाँ से
क्या उन्होंने पूछा कैसे, मैं कहा जी मैं तो रोहतक से आया हूँ। और पहले तो मैंने देखा उनको, ये बैठे हैं खुदा, मैंने तो आदमी लगाया ही नहीं उनको, इतना विशाल वो था, ग्रेस थी उनकी। ग्रेस क्या, बस खुदा ही देखा मैंने, देखा कि मैं तो आई बाई भूल गया ये क्या है, मोहित हो गया आप? वही मोहित भी नहीं, कुछ भी कहो उनके लिए, लेकिन उनके उसमें डूब गया मैं। फिर उन्होंने मुझसे सवाल किए, अब भाई ये क्या करते हो, ठीक है नहीं। पहले तो मैंने उनके चरण स्पर्श करके झुका उनको, और मैंने आंखें उठा के उनकी आंखों में आंखें डाली, तो मुझे खुदा नजर आया। मुझे आम आदमियों की तरह तो लगा ही नहीं उनको, मेरा देखने का वो इस ढंग से था ही नहीं। मैं तो बिल्कुल देखा कि वो बिल्कुल वाकई में ऐसे। इससे पहले भी किसी से आप ऐसे प्रभावित हुए थे? इससे पहले इससे पहले मैं किसी से प्रभावित नहीं हुआ, कभी नहीं होते थे प्रभावित ना, और बहुतों से मिला हूँ मैं। जय कृष्ण मूर्ति। अच्छा, जय कृष्ण मूर्ति से मिले? जय कृष्ण मूर्ति के भी सामने बैठ के सुना मैंने। अच्छा, वो आते थे दिल्ली में, तो उस वक्त मैं सुनता था। जय कृष्ण मूर्ति की तो पहले बहुत किताबें पढ़ता था, लेडी बिटर बेसेंट, जिन्होंने इनकी किताबें का काफ़ी वो था, इनकी किताबें थी। पहले तो ये बड़े उस ढंग से सिखाते थे कि ये क्या है, कौन सा प्लान है, कैसे वो है, आत्मा परमात्मा, लेट बी ट्रांजिशन, इस टाइप की छोटी छोटी किताबें थी उनकी। फिर जय कृष्ण मूर्ति से मिलने के बाद देखा। जय कृष्ण मूर्ति से जब मिले, आपको जो फीलिंग थी वो जब आप भगवान ओशो से मिले? मैं ओशो से मिलने के बाद मिला जय कृष्ण मूर्ति। अच्छा, तो वो उतना प्रभावित नहीं हुए आप उनसे? नहीं, प्रभावित तो मुझे ये था, ओशो ने हमें बता दिया था ये भी बुद्ध पुरुष हैं। अच्छा, और फिर उनके बाद हम उनसे भी मिलने शुरू कर दिया जय कृष्ण मूर्ति। अच्छा, ओशो का कहना था कि जय कृष्ण मूर्ति जी भी बुद्ध पुरुष हैं? हाँ। अच्छा, तो वो जब आपकी मुलाकात हुई भगवान ओशो से, उसके बाद फिर उन्होंने क्या कहा कि आप संन्यास ले लो, या फिर उन्होंने नहीं कहा? ओशो ने? हाँ, ओशो ने तो उनसे बस मिलते ही मेरे से पूछा क्या करते हो, मैं कहा जी मैं तो नौकरी करता हूँ रोहतक। तो ओशो ने कहा मेरा काम करो बस। अच्छा, मैं तो उनके काम करने में लग गया, मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। अच्छा, ठीक बात है ये। तो आपकी तो नौकरी वो पैसे वाली नौकरी थी, उसमें तो काफी मतलब दोनों तरह से पैसे आते थे, नौकरी से भी और दूसरी तरीके से भी। देखो, उनसे कैसे बचे आप? नहीं बचा कोई नहीं। अच्छा, मैं नौकरी की मैंने कुछ। हाँ, मैं पेंशनर हूँ इस का, सिविल इंजीनियर का। हाँ, हाँ। 93 में मैंने रिटायरमेंट ले ली थी। अच्छा, वॉलंटरी रिटायरमेंट। 6 साल पहले मेरी प्रमोशन होने वाली थी एक्सिल। हाँ। फिर मैं क्या, तेरी 2 टकिया की नौकरी मेरे लाखों का समझ जाए। ठीक है कि नहीं? गलत बात कह गया मैं आपको? बहुत बढ़िया सर। तो ऐसा ही है कि ओशो का जो है ना, बस फिर तो इनके उसमें डूब गया। हम इनके मेडिटेशन कैंप लगाते, इन्हीं का उसमें लग गया मैं। अच्छा, ये जो जगह है अभी जिसमें ओशो ये हरियाणा का पहला ओशो कम्यून है? ये सबसे पहला ओशो कम्यून है। पहला क्या, ये ऐसे सोचिए कि इससे पहले कोई था ही नहीं। ये आपने अपने पैसों से खरीदा? ये अपने पैसों से है, सारा अपने पैसों का ही है, इसमें किसी का साझेदार कोई नहीं है। अच्छा, इसको मैं कभी बना लूं, कभी बेच दूं, कभी कुछ कर दूं। अच्छा, और मेरा अकेला ही का ही संचालन मैं करता हूं इसको। हाँ। कोई इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। ऑलमोस्ट सभी अपने इंडिविजुअल केंद्र हैं। अच्छा, ओशो के ध्यान। अच्छा, हाँ, क्योंकि सामूहिक में पॉलिटिक्स चलती है। अभी देख रहे हो ओशो रजनीश आश्रम में ही पॉलिटिक्स चल रही है। आपका उससे कोई मतलब नहीं है जो चल रहा है? नहीं चल रहा। ओशो ने एक चीज सिखाई है, ओशो अपने सन्यासियों को एक चीज सिखा गए हैं जी, जो सही बात है। तुम ध्यान पर ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, अपनी कॉन्शियसनेस की ग्रोथ, ध्यान पर ध्यान दो।
अच्छा, आपका तो बहुत तजुर्बा हो गया जिंदगी को लेके, ध्यान को लेके भी। मेरे जैसे जो व्यक्ति हैं जिनका मतलब दुनिया ही अलग है थोड़ी सी, तो उस दुनिया में बहुत सारी चिंताएं भी हैं, उनका क्या इलाज क्या है? उनका इलाज तो यही है, वो बढ़िया मर रहा था, रो बेटा कहने लगा बापू शिक्षा दे। हाँ। बेटा जो तो लागते जाएंगे सीखते जाओगे। और तो क्या तो ये दुनिया सिखा देगी आपको, और फिर आपकी ग्रोथ जैसे जैसे होगी आप देखोगे यार क्या है, इससे तंग आ लोगे तो आप ये देखोगे यार कोई ना कोई ऐसी चीज है जो इससे अलग है। तब आप ढूंढते ढूंढते फिर ढूंढोगे, आप अपनी ग्रोथ करोगे। क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, जैसे जैसे आप इसका विकास करेंगे अपना ऐसे हो जाएगा। अच्छा। और ये हम जन्मों जन्मों से करते हैं ऐसा विकास। अच्छा, वो भगवान ओशो एक कैरेक्टर का जिक्र करते थे अक्सर चुटकुले वगैरह सुनाने के, मुल्ला नसरुद्दीन। वो क्या कोई वास्तव में कोई मुल्ला नसरुद्दीन था या उनके दिमाग की किसी का नाम का संबोधन करेंगे तो वो नाराज होगा। अच्छा, ठीक है नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन को एक कैरेक्टर चुन लिया ओशो ने, बस वो बातें बताने आगे रख के हमारे ऊपर कह देते थे, वो बातें बताने के लिए। हाँ, हम किसी को इंडिविजुअल कहते तो दुख पाता सुख पाता। अच्छा स्वामी जी, 2-3 सवाल और हैं, पूछ लो। जरूर, आप कैसे सवाल पूछ लो। अच्छा ठीक, यहाँ कोई अड़चन नहीं है। ओके, क्योंकि हम माइंड से जवाब नहीं देते, हम जो निकलता है ना वो कह देते हैं, जो दिल में वो बार है, बाहर नहीं, जो फैक्ट है वही कहेंगे आप। अच्छा, क्या भगवान ओशो जैसे आपको कहा उन्होंने कि मेरा काम करो, क्या वो सबको ऐसा बोलते थे या कुछ सिलेक्टेड लोग? मोस्टली बोल भी देते थे सबको भी। अच्छा। सबको तो नहीं, लेकिन वो कुछ झांकते थे आदमी के अंदर। अच्छा, ये कर सकता है कि, जहाँ तक मेरा आइडिया है। वैसे सबको ओशो को मैं देखा है, मैंने ओशो वो आर पार देख सकते थे। अच्छा, आपका ऐसा अनुभव तो है? पता नहीं मैं कैसा हूँ। हाँ। लेकिन उन्होंने मेरे को चुन लिया इस काम के लिए, और मैं उसके बाद मैंने ना वहाँ प्रश्न पूछा, ना कभी फिर प्रश्न किया मैंने उनसे। अच्छा, एक चीज और है कृष्ण जी, ये जो आपकी जो ड्रेस है, ये मतलब क्यों पहनते हैं आप लोग इस तरह? ये हम ध्यान में पहनते हैं, बाकी तो हम पहनते नहीं। बाकी सांसारिक कपड़े ही हैं? बाकी वही पैंट शर्ट पहन के जाते हैं, हम बाहर निकलते हैं और कहीं जाते हैं। अच्छा, ये ध्यान की ड्रेस है? हाँ, ये ध्यान में भगवान ओशो ने डिजाइन किया है। हम आश्रम में रहते हैं, यहाँ पहन लेते हैं। भगवान ओशो ने डिजाइन किया इसको? ये नहीं, ये पहले तो ओशो ने कंपलसरी किया था। अच्छा, फिर ये अड़चने आने लगी समाज की तरफ से, यूरोप गए थे तब इनको टारगेट करने लगे, तो इन्होंने बंद करवा दिया ये कि भाई अपने ध्यान करते हुए पहनो। ध्यान करो, ध्यान ही मेन है, ध्यान ही बताएगा रास्ता तुम्हें। अच्छा, एक सवाल और कभी कभी मन में घूमता है कि जो गुरु हैं, जितने भी गुरु हैं, गरीब आदमी का अलग तरह का गुरु है, मीडियम क्लास का अलग तरह का है, लेकिन भगवान ओशो के जितने शिष्य हैं, मैंने जितने देखे हैं, वो या तो बहुत पढ़े लिखे हैं जो सांसारिक पढ़ाई है, या फिर वो बहुत अमीर लोग हैं। मतलब ऐसा क्या कारण रहा कि ज्यादा पढ़े लिखे ऑफिसर और पैसे वाले लोग ओशो के प्रति आकर्षित हुए? देखो, एक तो ज्यादा पढ़े लिखे बगैर ये समझ भी बहुत कम आते हैं। अच्छा, वैसे बगैर पढ़े लिखे के भी समझ में आ जाते हैं। इंटेलिजेंस या तो हर जगह काम करता है। हाँ। लेकिन वो बहुत समझदार है, अनपढ़ आदमी भी जिनको समझ आ जाती है। अच्छा, ठीक है नहीं, लेकिन ऐसा है कि जो जिनका पेट भरा है ना, वही थोड़ा समझ सकता है। भूखा भजन ना होए गोपाला। अच्छा अच्छा, ये मतलब इंटेलिजेंट लोगों का इंटेलिजेंट गुरु नहीं। इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं होता है कि इंटेलिजेंट का मतलब ये है कि जिनका विकास हो चुका है काफी। अच्छा, मानसिक विकास। मानसिक विकास। इंटेलिजेंट का मतलब बेईमान नहीं होता है, चोर चिक्का नहीं होता है। हम इंटेलिजेंस को बहुत अलग अलग फेसिस में लेते हैं। हाँ। इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप जिसको इंटेलिजेंस कह रहे हैं वो ऑल स्फीयर में आ जाती है बात, लेकिन बहुत अपना विकास देखते हैं। हु आई एम, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्या है संसार। ऐसे पर्सन जो उठाते हैं लोग,
और वो वही उठा सकते हैं जिनको सब कुछ देख लिया है तकरीबन, या उनको वो और ज़्यादा नहीं, यार ये धन दौलत तो बस ऐसा ही है, आ जाएगा चला जाएगा, इससे पेट तो भरता नहीं, ना इसके ऊपर बैठा जा सकता है नोटों पर, ना इनसे गुजारा है, इनका चौकीदारा ही करना है अगर समझदार हो तो। एक अमीर आदमी को अगर वो नोटों की चौकीदारा ही करता है तो उसका मूर्ख नहीं है कोई। और जो आध्यात्मिक की तरफ चल पड़ता है पैसे वाला, तो उसका फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि उसके पास उसकी ज़रूरत शरीर की सारी पूरी होगी। अब कुछ और आगे बढ़े वो, अभी भी वो उसको कमा रहा है नोटों पे, फांसी लगवा रखी है, ईडी से पुलिस में मुकदमे भुगत रहा है, ये कर रहा है। स्वामी जी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि जिस चीज को हम शिद्दत से चाहें वो हमें मिलती है। हाँ, ये सच है, ये बात पक्की। आप अपनी वजह से तो हैं ही, जैसे हैं वैसे, आप जो चाहोगे वो मिलेगा, क्योंकि आप वहाँ उस तरफ पूरी फोर्सेज लगा देंगे। अच्छा, एक तो होती है वैसे चाहना खाम, एक आलसी आदमी चाहने लग जाए कि सारा ब्रह्मांड मेरा हो जाए, नो, नहीं मिलेगा। एक उसके अंदर से अगर कोई चीज फूटेगी तो बना लेगा ऐसा। अच्छा, तो मैं बताऊं, ये ठीक बात है। स्वामी जी, सारी दुनिया तो ओशो की भक्त नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, और पूरी दुनिया में बहुत सारे गुरु हैं। तो ये जो गुरु चुनने का जो प्रक्रिया है, इसमें ये गुरु शिष्य को चुनता है या शिष्य गुरु को चुनता है? क्या ये आप लोगों का आध्यात्मिक रूप से कैसे मानते हो आप इस चीज को? ऐसा है कि तुम ही परमात्मा को नहीं ढूंढ रहे, परमात्मा भी तुम्हें ढूंढ रहा है। अच्छा, तो जैसे मैं दूसरी बार यहाँ आया हूँ, इसमें कुछ ढूंढना है या फिर मेरा अपना? बहुत कुछ राज छिपे हुए हैं। आप कुछ दिन के बाद देखेंगे यार समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है कि नहीं? तो आप बार बार ये आ रहे जा रहे हैं, कोई गड़बड़ चल रही है। अच्छा, दिमाग अंदर कुछ प्रोसेस चल रहा है। हाँ, प्रोसेस चलता है, लेकिन आदमी रोक लेता है अपने कर्मों, पिछले कर्मों की वजह से। अच्छा, एक चीज और, आपने बहुत ध्यान किए होंगे, निश्चित तौर पे आप, मतलब मैं तो आपको बुद्धि मानता हूँ रोहतक का, और क्या आप एक आदमी को देख के परख सकते हैं कि ये किस तरह का इंसान है? ऐसी कोई विकसित की जा सकती? देखो, आप में हुई है? ऐसा होता है, अगर आदमी मोस्टली तो जान सकता है कि जो आउटर उसके हैं क्या जिज्ञासा है, किस टाइप। देखिए, मैं आपका इंटरव्यू करने आया हूँ या आपका मर्डर करने आया हूँ, क्या इस चीज का मतलब मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं उसको जान सकते हैं? मन के आपके विचार ना भी पड़े जाएंगे तो आपके एटीट्यूड से, बोलने से ये पता चल जाएगा ये क्या करेगा तकरीबन। अच्छा, क्योंकि आप ऐसे देखिए इसको, एक बच्चा कमरे में है, वो कोई चीज छुपा रहा है कमरे में, और आपका कमरा है, आपको पता है कितना बड़ा कमरा है, कहाँ क्या अलमारी में छुपाएगा, चारपाई के नीचे छुपाएगा, ऐसे करेगा। फिर भी कई बार हम ऐसे नाटक करते हैं जैसे बेटा कोई चीज छुपा रहा है, मैंने देखा नहीं। हाँ, देखा, ठीक है नहीं, लेकिन आपको पता ही है कि भाई ये क्या क्या करेगा, हिडन सीक्रेट जो भी छिपाएगा थोड़ा बहुत। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए आप, मेरे सवाल तो बहुत है मेरे मन में। इतने सवाल करो महाराज। आजकल है ना, बहुत सारे बुजुर्गों की ये शिकायत है कि, और पेरेंट्स की भी ये शिकायत है कि बच्चे हमारी मानते नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये तो मानेंगे नहीं बच्चे कभी भी। अभी क्या है कि बच्चे, प्रेम जो है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। अच्छा, पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे हमारी माने, जब बच्चे की शादी हो जाती है तो बच्चा फिर अपने जो घर बसा रहा है उसकी मानेगा, क्योंकि उसका वो पूरा फोकस उस तरफ हो जाता है। प्रेम का जो उसका प्रवाह है उसकी प्रवाह है, नीचे की तरफ जाएगा। वो अपने बच्चों की करेगा, मानेगा उनकी, उनके लिए करेगा, लुटेगा पिटेगा, और वो उनकी तरफ ख्याल नहीं। पेरेंट्स ये सोचते हैं हमने पैदा किया है, ये तुम्हारी माने। अच्छा, पेरेंट्स लव की डिमांड करते हैं, अगर ये हमसे प्यार करे, बच्चे प्यार करें, लेकिन नेचुरली जो है वो नीचे की तरफ बहता है सारा प्यार इनका। आप क्योंकि आप अपने से देखो ना, आपको आंखें हो तो अपने से देखो कि भाई हमारा अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से है, ठीक है नहीं?
ये तो ऐसे ही थोड़ा सामाजिक ढांचे में नए नए पेरेंट्स से भी करते हैं। अचेतन से तो आप नीचे की तरफ ही बह रहे हैं। अच्छा। पेरेंट्स जो है वो कुछ लोग हैं पेरेंट्स का जो ख्याल करते हैं, और जो पेरेंट्स का ख्याल रखेगा, पेरेंट्स की तरफ बढ़ेगा, वही जो है ध्यान कर सकता है, वही परमात्मा की तरफ जा सकता है। अच्छा। क्योंकि पेरेंट्स की तरफ तो ध्यान करने की जरूरत ही नहीं अब है, लेकिन वो फिर भी चाह रहा है तो वो कुछ अलग से शक्ति चाह रहा है, और वो उसको ऊपर देखेगा तभी वो कर पाएगा। जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं कर सकता, वो खुदा की तरफ भी नहीं जा सकता, और भगवान से भी प्यार नहीं कर सकता। अच्छा, भगवान जैसे करता है दिखावटी, तो वो अपने लस्ट में करता है, ये मिल जाए मुझे, वो मिल जाए, वो डिमांड है, संपत्ति का झगड़ा तो उसका हाँ ऐसा है। अच्छा, जैसे आप उनसे मिले, उन्होंने कहा आपको कि मेरे लिए काम करो, इसके बाद आपके जीवन में कितनी मुलाकातें उनसे हुई? क्या वो यहाँ कभी आए? 5-6 दफा मिला मैं उनसे। अच्छा, यहाँ नहीं आए कभी? यहाँ कभी नहीं आए, हरियाणा में नहीं आए वो कभी। अच्छा अच्छा। वो पंजाब में गए, गिनती की जगह पे गए सारी उम्र में। हाँ हाँ। वो तो बहुत तेज गाड़ियाँ चलाने के शौकीन थे, अच्छी अच्छी रोल्स रॉयस थी उनके पास। नहीं, रोल्स रॉयस थी, पहले तो लेडी साइकिल थी उनके पास। अच्छा, ठीक है कि नहीं। फिर वो लेक्चरर लग गए किसी कॉलेज में, 2 कॉलेजों में उन्होंने काम किया कुछ साल। हाँ हाँ। फिर वो इधर उधर अपना लोगों को बताने लग गए। जबलपुर में पैदा हुए थे ना वो। एक किताब में मैंने पढ़ा कि वो कहते थे दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह है भेड़घाट, भेड़ाघाट, जबलपुर में जगह, वो उनको बहुत पसंद है। हाँ, जबलपुर में नर्मदा नदी पे भेड़ाघाट संगमरमर की मार्बल्स घाटियों के बीच में है वो नदी बह रही है, और वहाँ बोटिंग करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि हमने स्वयं देखा है वो। अच्छा। वहाँ की मैंने सैर किताब करके। में पढ़ा था कि सफलता असफलता ये तो ऊपर की चीज है, तो ऐसे है जैसे रोशनी अंधेरा, दुख और सुख आते हैं। ये आपको थोड़ी देर पेशाब मत कराओ, फिर पेशाब करा दो, देखो कितना आनंद आता है, आता है कि नहीं? ये तो कंट्रास्ट है। अच्छा, थोड़ी देर धूप में रखो, फिर छाया में मजे लेने दो।